तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। और हमने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लिख के, ठीक है ना। और किसी पार्टिकल का भी हमने देखा था कि किसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा mr² आता है। और किसी बॉडी का हमने देखा था समेशन ऑफ mr², हम सब छोटे छोटे पॉइंट को लेके कर देते हैं उसका समेशन, तो वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। फिर हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसमें हमें पता लगा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो अब की बार जो टॉपिक सारा है उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन और अच्छे से समझ में आएगा अगर कहीं ना कहीं रह गया हो तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, ठीक। अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, जैसे कि सिमेट्रिकल मीन्स अगर वो एक रॉड है, अगर वो एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अगर वो हमारी जो है कह सकते हैं अगर रेक्टेंगुलर शीट है कोई, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट और बाकी और अदर एक्सेस के अबाउट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें दो थ्योरम हमें पता रहनी चाहिए, पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। जैसे कि हम इंटरमीडिएट में पैरेलल एक्सेस और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो ये एक सिंपल रिवीजन होगा आप लोगों के लिए, तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम को। पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, ठीक। पैरेलल एक्सेस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन उस कंडीशंस को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको मतलब ये कहती क्या है, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक, और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारी एक्सेस पास कर रही है, ठीक, वो उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ठीक। और हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो एक्सेस यहां से पास कर रही है, ठीक, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है और इसका जो रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक। हमें ये निकालना है कि इस एक्सेस को हम नाम दे देते हैं AB के थ्रू हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब हमारी काम आती है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों काम आ रही है, क्योंकि ये AB इस एक्सेस के पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ पे इस पैरेलल एक्सेस थ्योरम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि अगर कोई भी इस तरह से IAB हमें मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस AB ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क अगर हमें निकालना हो, दैट AB विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो एक्सेस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका डिस्क का मास मान लेते हैं m है, तो m a²। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी एक्सेस, बिटवीन बोथ दी पैरेलल एक्सेस भी कह सकते हो या बिटवीन बोथ दी एक्सेस। पैरेलल एक्सेस थ्योरम है तो पैरेलल ही होनी चाहिए, तो किसी एंगल पे नहीं जा रही होनी चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी एक्सेस, ठीक। यहाँ पे r की बजाय अगर हम a ले लेते हैं, फिर अगर हम a से डिनोट कर रहे हैं तो है ना, या फिर वहां r कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये हमारा जो है मेन इसमें यूज होता है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अब पैरेलल एक्सेस थ्योरम को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आप समझ ही गए होंगे लेकिन उनको लिखवाना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन आती है इसको कि एक्सेस सबसे पहले कंडीशन आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी नोन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी known
हमें पता होना चाहिए, वरना हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमें पता होना चाहिए। दूसरा, both the axes should be parallel। दोनों एक्सेस हमारी पैरेलल होनी चाहिए, ये जरूरी है, ठीक। और तीसरा जो हमारा आता है, A is the perpendicular distance। A is the perpendicular distance। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन बोथ द एक्सेस। दोनों एक्सेस के बीच का हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, ठीक। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे हम बार बार फोकस करेंगे कि ए हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, उन दोनों एक्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। उन दोनों एक्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही हमारी रहती है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। अब अगला हम आते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पे, ठीक। तो अब आते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पे। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पे हम आते हैं अब, ठीक। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की सबसे बड़ी कंडीशन होती है, और ये हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, कि ये हमेशा और हमेशा लैमिनर ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। लैमिनर मतलब कि 2D ऑब्जेक्ट्स पे। ये किसी भी तरह के 3D ऑब्जेक्ट्स पे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का कोई यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यूज करेंगे तो गलत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देगा, क्योंकि ये उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसकी सबसे पहली हमारी जो कह सकते हैं कंडीशन होती है, ठीक, अप्लाई करने की इसको, कि दे आर ओनली एप्लीकेबल टू दिस थ्योरम इज ओनली बहुत बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा भी लिखना, बड़ा लिखना अच्छा नहीं। ओनली एप्लीकेबल टू laminar objects या फिर बॉडी, ठीक। इसको कह सकते हैं हम ब्रैकेट में 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा थिन शीट हो गई स्क्वायर की, ठीक। या हमारी कोई डिस्क हो गई पतली, है ना। ये मोटी डिस्क नहीं है, इसका कोई लेंथ नहीं है, ठीक। अगर ऐसे लेंथ होता तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हमारी इस पर नहीं लगती, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने में, ठीक। लेकिन ये कंडीशन बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि कैसे लगती है। लेकिन अगर लैमिनर है, ठीक, उसकी जो ब्रेथ है बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो जो है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हमारी लगेगी, ठीक। कोई भी और ले सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया, है ना। तो बहुत से ऐसे लैमिनर ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, उन सब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड और भी जगह पे और भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हमारी हेल्प करती है। तो 2D पे ही एप्लीकेबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अब देखते हैं आपको कि ये कैसे अप्लाई करनी है। मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक। ये हमारा रेक्टेंगल है, हाँ, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब इसके अबाउट अगर हमको जो है इस एक्सेस के अबाउट हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सेस के अबाउट भी हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हम
इन दोनों एक्सेस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस जो है उसके अबाउट इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ठीक, तो इसका जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आई जेड जेड डैश इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा x x x डैश है, ठीक है ना, x x डैश है, ये मान लेते हैं y y डैश है, ठीक, और ये मान लेते हैं z z डैश है। यहाँ पे x हमारा नोन है, y हमारा नोन है और z हमारा अननोन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके z की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कंडीशंस तो पहली ये हो गई कि लैमिनर ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है। दूसरी हमारी कंडीशंस आती हैं कि जो दो एक्सेस होंगी, ठीक है ना, पहले तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऑल थ्री ऑल थ्री एक्सेस शुड बी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि एनी टू एक्सेस शुड बी इन द प्लेन ऑफ लैमिना। ठीक है ना, एक्सेस should be in the plane of lamina। ठीक है ना, लैमिना के प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी वो दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक, अगर हमारा इस प्लेन के थ्रू, ठीक है ना, इस प्लेन के थ्रू अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, समझ रहे हो ना, ये जो एक्स एक्सेस के पैरेलल ऐसे मतलब एक्स एक्सेस पे बना हुआ है जो प्लेन, उसके थ्रू अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो कौन सी जो है हमारी एक्सेस जो उस प्लेन पे होती, जेड एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस था हमारी यहाँ पे इस जगह पे एक्स एक्सेस आ जाती। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हमारी अप्लाई होती है। ठीक है, और ये याद रखना है कि कहीं और से नहीं निकलेगा, ये जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस होगा वो हमारा उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही निकलेगा हमेशा। इस बात पे जोर दूंगा कि हमेशा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट, मतलब इन जो दो हमारी नोन एक्सेस हैं जिनके अबाउट नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जिन एक्सेस के अबाउट, उन एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट के परपेंडिकुलर जो एक्सेस जाएगी उसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की हेल्प से। ये एक्सेस नहीं हो सकती, अगर मान लो कोई हमारी जो है ये एक्सेस है तो वो भी नहीं हो सकती है ना, या फिर अगर इन दोनों पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है, और यहाँ कहीं अगर है तो वही नहीं कर सकती है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ही हो सकता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा के निकाल दें, और फिर जो आए हम उससे पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दें, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस है ना गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर कोई हमको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिसकी वजह से हम ये फाइंड आउट कर सकें डिस्टेंस, और फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम के थ्रू हम ये इसके और इसके पैरेलल है तो ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में हमें हमेशा याद रखना है कि इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सेस जा रही है उसी के अबाउट हमारा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक, तो ये हमारी दोनों थ्योरम हो गई, और अब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रॉड का निकालते हैं और रॉड के बाद हम फिर निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, लैमिनर रेक्टेंगुलर शीट का। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of thin rod किसी थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थिन वर्ड पे फोकस करिएगा, ठीक है ना। ये सिलेंडर नहीं है, ये एक रॉड है जो कि बहुत थिन है। इसको हम कह सकते हैं किसी वायर, ठीक है ना, वायर की भी तरह है ये। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, सबसे पहले आप किसके अबाउट निकालेंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारा ये जो है एक रॉड है, ठीक, और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम सब जानते हैं यहाँ पे होते हैं, और इसी के अबाउट जो है हमारा एक एक्सेस मतलब एक्सेस गई है, ठीक, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारी ये एक्सेस गई है। इसकी लेंथ हमारी है L, ठीक है ना, इसकी हमारी लेंथ L है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा L/2 और ये भी हमारा L/2 हो जाएगा। ठीक है, और L/2 हो जाएगा, और इसका मास मान लेते हैं हम m है। ठीक, अब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो मान लेते हैं हमारा कितना आया है, ICOG। हमने अज्यूम कर लिया कि कोई ICOG हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि मास इसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। तो मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना मास है ना, मास ऑफ यूनिट लेंथ का इसका कितना मास है। ठीक, तो वो हमारा m और अपॉन टोटल L है ना। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा मास कट करेंगे। इसका मास जो होगा वो होगा dm, और इसकी लेंथ जो होगी वो होगी dx। ठीक, और ये इससे कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम L क्यों नहीं लिए, है ना, L क्यों नहीं लिए, x क्यों लिए। तो देखो L हमारा कांस्टेंट है ना, L उसकी लेंथ है वो फिक्स हो गई, L खत्म, L कांस्टेंट है, L वेरिएबल नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक इतने छोटे से मास का लिए, ठीक, इस एक्सेस के अबाउट उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक, फिर यहाँ का लेंगे, फिर यहाँ का लेंगे, फिर यहाँ का लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से करते हुए छोटे 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 करते हुए पूरा लेंथ उस रॉड का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो वो हमारा क्या दे देगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। ठीक, इस पूरी रॉड का। ठीक, अब देखो हम x को कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं। यहां से हम छोटा सा मास लिए थे, फिर जोड़ते 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 हम यहां तक गए। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है एक्चुअल में -L/2 से +L/2 तक गए हैं x में। तो x का वेरिएशन कहां से हो रहा है, L/2 -L/2 से +L/2 तक हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, तो इस जो हमारा छोटा मास हमने कट किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटे को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि d
आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक, ऑफ दिस रॉड, वो हमारा होगा, हमें पता है dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x है, तो x का स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रहेगी -L/2 से +L/2 तक की, और वो हमारा रिजल्ट दे देगा कि पूरा रॉड का हमें इंटीग्रेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसको करेंगे अगर, तो ये हमारा आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट दे देगा। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करने पे पूरे थिन रॉड का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -L/2 से +L/2 तक होगा, और यहाँ पे x² आएगा और ये हमारा dm आएगा, ठीक। अब x है हमारा और हमारा dm है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस dm को x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, इसकी मदद से। एक यूनिट लेंथ का मास इतना है, ठीक, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, यहाँ पे हमने माना था कि उस dx लेंथ का मास dm होगा, ठीक, dm होगा। यूनिट लेंथ का इतना है, एक यूनिट लेंथ का 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अगर यूनिट लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर का मास इतना है, ठीक। तो dx मान लेते हैं, हमने लिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का मास इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो वो आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो dx लेंथ का मास हमारा कितना होगा, m/L इंटू dx, ठीक, ये होगा। इसको हम इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक, यहाँ पे हम इसको जैसे ही पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन -L/2 से L/2 आ जाएगा हमारा x² m/L इंटू dx, ठीक, ये आ जाएगा। अब अगला अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट थिन रॉड, दैट विल बी इक्वल टू, मास हमारा कांस्टेंट बाहर, L हमारा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x², तो वो हमारा आ जाएगा x³, ठीक, सिंपली हमारा आ जाएगा वो x³ अपॉन 3, तो 3 भी हम बाहर ले सकते हैं, ठीक, या नीचे लगा देंगे, और ये हमारी -L/2 से +L/2 तक हमारा जो है इसकी लिमिट रहेगी। अब अगर इसको हम पुट करते हैं, ठीक, तो ये हमारा देगा = m/L, ठीक। अगर इसको हम वैल्यू पुट करें तो m/L L², या फिर कह सकते हैं L³ सॉरी आएगा, या फिर इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो mL²/12 आएगा, ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक। तो इस तरह से ये करना है। एक्चुअल में इसका हमको इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका मेथड। इसका मेथड हमको पता रहना चाहिए और हमें करने का तरीका आना चाहिए। इसका मेथड इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसका मेथड सच में ज़रूरी है, और इसको जो है केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। जो आपको फॉर्मूला अगर आपने रटा है तो मदद करेगा, लेकिन इसका मेथड, ये करने का मेथड बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है, तो हमें यही मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक। वो ऐसा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए देते ही इस तरह से हैं, ताकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लग पाए, तब हमें इस तरह का मेथड हमें यूज़ करना होता है। तो ये मेथड हमको आना चाहिए, ठीक। तो हमारा ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हम उधर लिख लेते हैं, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमारा आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट mL²/12, ठीक, ये लिख लिए। अब अगला, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब मान लेते हैं कि एंड्स के अबाउट, अगर यहाँ से कोई एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो कैसे आएगा, ठीक। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, तो अब हमें निकालना है किसी रॉड के, थिन रॉड के थ्रू एंड्स पे अगर हमारा जो है मोमेंट, एंड्स के अबाउट एक्सिस अगर पास करें तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ डालेंगे ABOUT
अबाउट एंड्स, ये होगा हमारा सेकेंड। ठीक, तो सेम हमारी वो होगी। आप लोग अभी से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक, हमें यहाँ का क्योंकि पता ही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है ना, कितना आया है वो, और हमको निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा L था। ठीक, तो ये हमारा होगा L/2। तो सिंपली हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम को अगर हम लिखें तो बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू IAB। मान लेते हैं कि ये हमारी जो एक्सेस है वो AB है। ठीक, AB है, तो AB के अबाउट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ma²। यहाँ पे A क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सेस, इन दोनों एक्सेस के बीच का, सॉरी, इन दोनों एक्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, वो क्या है हमारा L/2 है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा IAB क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना था, ml²/12, तो ml²/12 प्लस ये m आएगा, a की जगह पे हम L/2 रखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू L/2 रखा हमने, L²/4 आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व किए तो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाते हुए हमारा आंसर आएगा ml²/3। हम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और बेटर होगा कि आप एक बार वो वाले फॉर्मूले से, वो जो प्रॉपर मेथड होता है उससे भी आराम से निकाला जा सकता है। कैसे, फिर से हम यहाँ पे एक वो निकालेंगे जो कि जिसकी वैल्यू होगी dx, चौड़ा होगा वो सेक्शन और उसका मास होगा dm। ठीक, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि dm की वैल्यू हम अगर लिखेंगे यहाँ पे तो हमारा m/l इंटू dx आ जाएगा। ठीक, और अब की बार जो हम लिमिट लेंगे वो -L/2 से L/2 तक की नहीं लेंगे, अब की बार हम लिमिट लेंगे इस एक्सेस के अबाउट हम निकाल रहे हैं अब, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसको ऐड करते करते इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकाल, इस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे, फिर छोटे छोटे और सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे, तो पूरा सम करके पूरा ऑर्डर आ जाएगा। तो हम 0 से लेंगे और L तक इसकी लिमिट रखेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो उस टाइम पे वो ऐसा आएगा कुछ, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L ऑफ dm इंटू x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस उस टाइम पे हम x मान लेंगे, यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सेस, तो x ये मान लेंगे और x वेरी कर रहा होगा 0 to L तक, वही dm की वैल्यू हम ये रखेंगे यहाँ पे, और हमारा उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे और हमारा आंसर जो है अब वहाँ के लिए तो कुछ और आएगा, अबाउट एंड्स तो सेम नहीं, हाँ अबाउट एंड्स के लिए है तो हमारा यही सेम, वहाँ सेम हमारा यही चीज़ आएगा। चाहे तो आप लगा के दे भी सकते हैं, ये हमारा जैसे इसमें रखा मैंने, तो m/l हमने dm की वैल्यू पे ये रखा, m/l हमारा बाहर हो गया और x का इंटीग्रेशन किया, तो x का इंटीग्रेशन आया √3 में 3 और ये 0 से L, तो अगर हम L से इंटू किए तो ये हमारा साफ साफ आ जा रहा है कितना, दैट विल बी इक्वल टू m/l क्यूब की बजाय क्यूब आएगा, L से L कटेगा ²/3। तो देखिए सेम ही चीज़ आ रही है और ये हमने उसके थ्रू निकाला है। ठीक, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार ये चीज़ खुद से करके देखिए, क्योंकि ये मेथड आपको आना ज़रूरी है और इस मेथड के थ्रू सिमिलर ही है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आराम से आपका आ जाएगा। अब एंड्स के अबाउट तो हो गया, अब हमको निकालना है, अगर मान लेते हैं ये एक्सेस हटा दीजिए, अब अगर हमको वो कहे कि इसके अबाउट एक एक्सेस ऐसे पास कर रही है उस रॉड से होते हुए थ्रू द रॉड, तो उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आइए वो देखते हैं।
तो अब देखते हैं किसके अबाउट, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द रॉड। ठीक, रॉड मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है ना, उनकी कर लेंगे। ठीक, ये रॉड इस तरह से है और हमको इसके अबाउट निकालना है। अब यहाँ पे हमने लिया था कि बहुत ही थिन रॉड है, इतनी थिन है कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस लें तो ये निग्लिजिबल है, इसको हम जीरो मान के चल सकते हैं। अगर ये आर है अगर, तो आर हमारा जीरो आएगा। ठीक, बहुत ही ज़्यादा कम है, एक वायर जितना है। ठीक है, तो अगर हमारा आर जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम एम आर स्क्वायर से, है ना, और इसका तो आर ही जीरो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा इस एक्सेस के अबाउट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि एक्सेस पासिंग अगर थ्रू आउट द मतलब रॉड के अंदर से होकर जा रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और ध्यान रखिए कि ये भी हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। ठीक, तो यहाँ भी हम ICOG भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि ये अब आप फाइंड आउट करके दिखाइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा। जैसे ये रॉड है, ठीक, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, जो कि कितना आता है mL²/12। ठीक, ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। अब आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है ना, इस एक्सेस के अबाउट आपको निकालना है AB, और ये जो एक्सेस है ये एंड्स से, ये जो एंड्स हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड एट of length L at L/3 distance from the ends। ये डिस्टेंस L/3 है और ये पूरी रॉड L लेंथ की है। ठीक, if the moment of inertia of the rod about center of gravity is mL²/12 given। ठीक है, कुछ नहीं करना, पैरेलल एक्सेस थ्योरम इसमें लगाएंगे और यहाँ पे इस पूरे को हम कहते हैं L/2, है ना, तो L/2 से हम माइनस करेंगे L/3 को। ठीक, और फिर कितना आएगा यहाँ पे 6/3L-2 L/6 आएगा, और यही हमारा होगा A। ठीक, यही हमारा होगा A, और पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम लगाएंगे IAB = ICOG, ये वैल्यू रखेंगे ICOG पे प्लस MA², और इसको पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था। इसी तरह से आपको कभी कभी दे देगा कि L/2 डिस्टेंस हो अगर, है ना, या L/8 हो, L/12 हो, या कुछ भी हो, तो आपको बस ये याद रखना है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी है। ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी पैरेलल एक्सेस, तो उन दोनों पैरेलल एक्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है A। ठीक, तो ये हो गया हमारा थिन रॉड। अब हम करते हैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकाले जा रहे हैं हम ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक, किसका, रेक्टेंगुलर लैमिना का हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना हम सबको पता होगा, एक 2D ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगल शेप का होता है। अब ये कुछ भी होता है, मेटल प्लेट भी हो सकती है,
वुडन शीट भी हो सकती है ना, तो जैसे प्लाई हो गई है ना, तो ये भी हो सकती है, बट प्लाई ज्यादा चौड़ी ना हो, ठीक। लैमिना का मतलब यही है कि उसकी जो ब्रेथ है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दी उसकी लेंथ, और मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दी इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगी कहीं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो है हमको थोड़ा सा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट पे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक। इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ये हमारा आई यहाँ पे आएगा, आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब इसका मास m है, ये वाली लेंथ इसकी l है, ठीक, इस लेंथ, और ये वाली लेंथ इसकी b है, ठीक। अब पहला कहाँ निकाल रहे हैं हम, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब जैसे कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रॉड में, तो हमने लिया था मास पर यूनिट लेंथ, बट यहाँ पे हमको लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम एक एरिया है इसका, है ना, L/B हमारा एक एरिया आएगा, तो हम यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया लेंगे लेंथ की बजाय, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मास ऑफ यूनिट एरिया, ये कितना आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है L/B, L/B हमारा टोटल एरिया है, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे उसका, तो ऐसा करते हैं हम एक पतली स्ट्रिप का निकालते हैं, फिर यहाँ से उन पतली स्ट्रिप को जोड़ते जाएंगे और फिर पूरे का निकाल लेंगे जोड़ के, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पूरा लैमिनर बॉडी का आ जाएगा, ठीक। तो पतली स्ट्रिप हमने एक यहाँ पे काटी, इसका ब्रेथ चौड़ाई है dx, लंबाई है b और मास है dm, लंबाई कितनी है b, ठीक, ये ठीक है। अब फिर से उसी तरह हम पहले dm की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें dm नहीं पता कितना है, और i निकालने के लिए तो हमें सबको पता है कि dm इंटू एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। x क्या होगा यहाँ पे, ये इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x हमारा, ठीक, यही ना लेंगे, i इज इक्वल्स टू हमारा कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मास कितना है, dm है इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक, तो dm आएगा, और फिर इसी तरह से कई स्ट्रिप का निकालेंगे, इसका 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 सबको ऐड कर देंगे, यानी कि इस स्ट्रिप का निकालेंगे, जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक, तो i इज इक्वल्स टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस होता है उस पॉइंट मास का, या फिर उस, यहाँ पे ये एक पॉइंट मास की तरह नहीं होगा, लेकिन हाँ एक बहुत ही छोटा मास है, तो उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है x एंड दैट फ्रॉम द एक्सेस, तो ये हमारा x है, ठीक, तो ये होता है। अब dm को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें पहले dm फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक, तो dm हमारा क्या है, जैसे कि यूनिट मास के लिए इतना है, ठीक है ना, यूनिट एरिया के लिए इतना है मास, तो इतने एरिया के लिए कितना होगा, इसका एरिया कितना है, इस स्ट्रिप के एरिया के लिए कितना मास होगा dm के बराबर, तो dm इज इक्वल्स टू इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, यूनिट मास के लिए LB इंटू इस स्ट्रिप का एरिया कितना है B इंटू dx, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या दे रहा है m dx अपॉन l, ठीक, ये हमारी m की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब हमें की वैल्यू निकालनी, अब आई निकालते हैं। तो आई हम जान रहे हैं बहुत पतली स्ट्रिप है, बहुत पतली स्ट्रिप, उसका हमारा कितना बहुत छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और वो होगा डी आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो निकालना है। वो हमारा कितना आएगा, दैट विल कम्स इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक, डी एम एक्स स्क्वायर हमारा वो आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी लिमिट क्या होगी, ये सबसे मेन सवाल आता है। इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट क्या होगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, हमने इस स्ट्रिप को लिया, पहले यहाँ की स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर यहाँ की स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर यहाँ की स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इस तरह करके पूरे को जोड़ा हमने। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक मूव करते वक्त हमारा क्या वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है ना। एक्स पहले हम इस यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, फिर इससे देखिए एक्स का हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, फिर उससे कम नापेंगे, फिर उससे भी कम नापेंगे, फिर उससे भी कम नापेंगे, फिर उससे भी कम, फिर उससे कम, फिर यहाँ तक का, फिर यहाँ से इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यहाँ तक का नापते जाएंगे और फिर उसको जोड़ना है। तो वेरी कर रहा है हमारा एक्स, और एक्स किसके अबाउट वेरी कर रहा है, बी के अबाउट तो वेरी कर नहीं रहा, एल के अबाउट वेरी कर रहा है। यानी कि हम लिमिट रखेंगे एल के टर्म्स में। एल की वैल्यू है यहाँ पे -L/2 से +L/2 तक हमारा एक्स वेरी कर रहा है। ठीक, ठीक है। तो अब हमको लिमिट समझ में आ गई, हमने क्या रखनी है, -L/2 से +L/2। ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। डी एम की वैल्यू अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ से, तो वो आ जाएगा हमारा m/L इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से +L/2 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा फाइनल COG जो आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बॉटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वो आ जाएगा हमारा mL²/12, और ये हमारा सिमिलर है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला था रॉड के, सिमिलर आया है ये। वैसे तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ये बाई कोइंसिडेंस सिमिलर आता है, आया है, लेकिन सिमिलर आया है। ये आप रट सकते हो इस तरह से कि अगर रॉड का इतना है तो लैमिना का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा। ठीक, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो हमने ICOG खींची है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये प्लेन में ही है, इस रेक्टेंगुलर शीट के प्लेन में ही है। इसको दो भाग में कैसे मतलब काट दें अगर, तो वैसी ही हमारी लाइन है, प्लेन से आई है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर नहीं। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अगला, हम अगर कोई कहे हमसे कि ये एक एक्सेस है, ठीक, इसके एंड के अबाउट उसको निकालो, तो वो भी हमारी आराम से निकाली जा सकती है। सब जानते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के। अगर ये पूछे यहाँ पे अबाउट एंड्स, ठीक, अबाउट एंड्स, तो ये सारी गणित हमको कुछ नहीं लगानी है। ठीक, ये सारी हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको यहाँ पे ये सब कुछ नहीं, कोई लैमिना, और हमको लैमिना में कोई सेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन नहीं काटना है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं लेनी। ठीक, हमको बस जो है क्या पता हो, ये एक्सेस हमको पता है, ठीक, और ये एक्सेस हमको पता है, और इसके अबाउट अब हमको जो है सेंटर ऑफ ये भी पता है, दैट इज इक्वल टू mL²/12। और इसके अबाउट हमको मान लेते हैं ये एक्सेस A और B है, तो इस एक्सेस के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सेस के अबाउट। ठीक, तो हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना, ये सब तो अब हो ही चुका होगा। तो हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे।
तो यहाँ लिखते हैं बाई पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने के बाद हमें क्या मिला, अबाउट एंड्स। इसके एंड्स के अबाउट हमारे पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम लगाएंगे और हमारा मिलेगा कि आई ए बी इज इक्वल्स टू आई सी ओ जी प्लस एम ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये पूरा लेंथ हमारी एल आ जाती है, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, एल बाई टू। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू एल बाई टू आ गया। ठीक, एम ए स्क्वायर, तो ये हमारा आई ए बी इज इक्वल्स टू ऐसे जितना है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 4। ए की वैल्यू को पुट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हमारा ए बी के क्रॉस आ जाएगा। सिंपल, हमको पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमने रॉड के साथ किया था, यहाँ पे हम अगर बोले ये निकालना है और इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच का l/3 है, ठीक, या फिर इसका डिस्टेंस हमारा आ गया l/8 है ना। मान लेते हैं l/3 नहीं दिया, l/3 दिया तो आप सिंपली निकाल लोगे, एक ही जगह l/3 रखना है। लेकिन अगर हमारा ये l/8 दिया है ना, l/8 दिया तो फिर हमको l/2 से l/8 माइनस करके ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमको जो है क्या करना पड़ेगा, ए जो कि परपेंडिकुलर, हमें भूलना नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों एक्सेस के बीच का, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, अब ये पहले में ही आ जाता है, ये दूसरे में नहीं आएगा, पहले में ही पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के आ जाएगा। सेकंड जो आएगा, ठीक है ना, सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड मैं बताता हूँ, रेक्टेंगुलर लैमिना का ही सेकंड है। अगर हम तो अब हम एंड्स के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं, अब हमारा सेकंड आ जाता है, ठीक है ना, जो कि आपकी बार बी जो लेंथ है उसको डिवाइड करते हुए अगर हम कोई एक्सिस बना दे तो वो कितनी आएगी। ठीक, बी जो हमारी लेंथ है, ये बी लेंथ थी ना और ये एल लेंथ थी, तो अब हमारी इसको डिवाइड करते हुए अगर हमारी जो है कोई एक्सेस जा रही है तो उसके अबाउट कैसे निकालेंगे। तो सेम तरीका है, अब की बार हम यहाँ से स्ट्रिप काटेंगे। ठीक, ये स्ट्रिप हम काटेंगे, इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक, हमने ये स्ट्रिप काटी, इसका मास है dm, लेंथ है और ब्रेथ है मतलब इसकी dx, और इसकी जो अब लेंथ है आपकी बार वो dl है। ठीक, तो सिंपली अबाउट कह सकते हैं, इसमें आप जो अपनी तरह से डाल सकते हैं डाल लें, ये अबाउट कह सकते हैं, अबाउट भी उसको जो भी आप लिख सकते हैं अबाउट में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि आपको बी के अक्रॉस क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखो, ठीक, अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ हमको पता है, इसका क्या है, मास पर यूनिट एरिया यहाँ पे आएगा और वो होगा हमारा L/B। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ यूनिट एरिया, ये आया हमारा। ठीक, अब यूनिट एरिया का मास इतना आया है तो डीएम मास कितना होगा, तो यूनिट एरिया का मास अगर हमारा इतना आया है तो m/L/B इंटू L/dx है ना, उसका एरिया कितना है, L/dx है, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया के मास को, तो हमारा टोटल मास आ जाएगा उसका, उस स्ट्रिप का, वो हमारा इतना है। अब की बार यहाँ पे b की वजह L कैंसिल आउट होगा और mb/dx होगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, स्मॉल वैल्यू होगी बहुत, तो dm स्मॉल वैल्यू होगी, उसके लिए हमारा जो है dm आएगा। ठीक, dm हमारा होगा dm और इसका डिस्टेंस हम
यहाँ से अब की बार देखिए बी में वेरी हो रहा है, तो एक्स लेंगे और लिमिट क्या लेंगे, -b2 + b। ठीक, तो हमारा ये एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सेस। ठीक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे -b से +b तक। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटी हमारा आ जाएगा, एम की वैल्यू रखेंगे dm की, तो m/b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -b to b ऑफ x² dx, and that will be equal to m/b x³ by 3 of -b to b -b2 + b, ठीक, + b, और this will comes as mb² / 3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? लेट मी चेक। अरे हाँ, सॉरी, ये देखिए -b/2 और b/2 होगा यहाँ पे, सॉरी, इसकी लिमिट्स हमारी -b से b नहीं होंगी, -b/2 से -b/2 होंगी, और यहाँ पे भी हमारी -b/2 से होगी +b/2 तक। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा mb²/12 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आएगा। इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml²/12, और इसके अक्रॉस हमारा आया था। ठीक, और इसके अक्रॉस हमारा कितना आया है, md²/12। ध्यान से देखिए, अगर हमको इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना हो, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलरली कोई एक्सेस अगर पास कर रही है, ठीक, और उसके अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो हमारा कितना आएगा, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, ठीक, ये आया है, और दोनों को ऐड कर दें अगर, तो हमें z के मतलब इस एक्सेस के अबाउट भी पता लग जाएगा। पहली बात, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, ऑब्जेक्ट लैमिनर है तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगेगी। ठीक, दूसरा, ये दोनों एक प्लेन में है। ठीक, तीसरा, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। ठीक, तो तीसरा केस देखते हैं, यही जो कि है अबाउट एक्सेस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ लैमिना। ठीक, सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्लेन बनेगा, प्लेन ऑफ लैमिना। ठीक, ठीक है, ये हमारा बन गया प्लेन ऑफ लैमिना। और अब इसके अबाउट हमको पता है, इसके अबाउट हमको पता है, इसके अबाउट हमारा कितना, ये अगर हमारा b है और ये l है, तो इसके अबाउट हमारा कितना आया था, ml²/12 mb²/12, और इसके अबाउट हमको निकालना है। ठीक, पीछे जा रही है, इसको ये ठीक है ना, इस एक्सेस के अबाउट हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं, हम कह देते हैं x डैश एक्सेस, इसको y डैश एक्सेस कह देते हैं, इसको z डैश एक्सेस कह देते हैं। ठीक, तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम हम सबको पता है क्या होती है, I z डैश इज इक्वल टू I y डैश प्लस I x डैश होगा, I x डैश। ठीक, ये हमें सिंपली यूज करना है यहाँ पे, और हमारा इसके अबाउट पैरेलल निकल के आ जाएगा। जैसे I z डैश हमने निकाला, तो वो हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू ml²/12 प्लस mp²/12 g। ठीक, और तो हमारा I अबाउट z डैश इज इक्वल्स टू ml² प्लस b²/12। ये आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। तो इसी के साथ हमारा जो है रेक्टेंगुलर लैमिना का एक और चीज़ इसमें बता सकते हैं अभी हम, लेकिन आप खुद भी यूज करके देख सकते हैं। अगर इस एक्सेस के अबाउट अगर बोल दिया उसने तो निकालने को,
अब क्या है, हमको ये पता है, यहाँ से हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा देंगे। ठीक, बस उस क्वेश्चन में पक्का ये दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, या फिर ये दिया रहेगा कि यहाँ या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी रहेगी जिससे ये डिस्टेंस यहाँ से निकले। जैसे कि मान लेते हैं ये है, ठीक, इसकी लेंथ है b, इसकी लेंथ है l, और कह दिया कि एक एक्सेस जो कि परपेंडिकुलर है वो जा रही है, ठीक है, एट कह सकते हो 3 है ना, एट 3 यूनिट, ठीक है ना, एट 3 यूनिट फ्रॉम द एंड और यू कैन से एट 3 यूनिट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर लैम्ना टुवर्ड्स द सेंटर। तो कॉर्नर से सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो 3 यूनिट चलने पे वो उस वहाँ से जा रही है पॉइंट से। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये पूरी लेंथ हमारी कितनी आएगी, √L² प्लस b², ठीक, और इस लेंथ को निकालने के लिए 3 माइनस कर देंगे तो -3, फिर हमारा b और l की वैल्यू भी दी हुई होगी, तो हमें आराम से मोमेंट ऑफ वो a निकाल लेंगे। तो हमारा पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करके हम इस एक्सेस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमारा इस एक्सेस के अबाउट दिया तब तो हमें बस इसी को रख लेना है, इस टर्म को ही रख के एक ही जगह यूज कर लेना है ना। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में हमारा आता है ICOG प्लस MA², तो एक ही जगह पे हम इतना ही रख के निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पे दे दिया तो हमारा यहाँ से डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा, वो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर कुछ ना कुछ तरीका पक्का देगा जिससे हम फाइंड आउट कर सकें। तो ख़त्म हुआ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर लैम्ना का फाइंड आउट करने का सारे तरीके, और मैंने बता दिया है परपेंडिकुलर एक्सेस और पैरेलल एक्सेस थ्योरम का आपको यूज़ करना है। अब आने वाले वीडियोस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार का जो है बताया जाएगा कि रेक्टेंगुलर बार पे कैसे लगाना है। वहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रॉड के लिए लिया था मास अपॉन लेंथ, है ना, मास अपॉन लेंथ, उसके बाद हमने निकाला था, और लैम्ना के लिए हमने लिया था मास अपॉन एरिया। तो अब अगर रेक्टेंगुलर बार होगा या फिर हमारा सिलेंडर होगा या फिर हमारा कह सकते हैं स्फीयर होगा, तो उनके लिए हम लेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस मेथड सबका सेम ही रहेगा, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इससे थोड़ा सा टफ पड़ता है, वॉल्यूम आ जाती है बट उतना भी कुछ टफ नहीं पड़ता, वही इंटरमीडिएट लेवल ही है अभी तक तो, है ना। आपको लग ही रहा होगा कि इंटरमीडिएट लेवल है, और है इंटरमीडिएट लेवल क्योंकि ज़रूरत है इंटरमीडिएट लेवल की बीएससी में। आई थिंक काफ़ी लोगों का ये कवर नहीं होगा, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, और ये ज़रूरी भी है। इसके बाद हम सीधे वेक्टर कैलकुलस पे आएंगे। जैसे ही हमने स्फीयर का करा, और स्फेरिकल शेल भी आती है, स्फेरिकल शेल और सिलेंड्रिकल शेल भी शायद आती है, देखूंगा अभी मैं। उनका जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने खत्म किया, हम सीधे जाएंगे वेक्टर कैलकुलस पे, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर जितना अपना पूरा सिलेबस है वो लाइन से शुरू हो जाएगा मैकेनिक्स का। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद थर्मल पे भी बनाऊँगा। थर्मल के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, थर्मल अभी मैंने पढ़ा नहीं होता। और मैथ्स में रियल एनालिसिस में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो रियल एनालिसिस का बना दूंगा। अगर ज्योमेट्री का और डिफरेंशियल का अगर ज़रूरत है तो उनका भी कोशिश करूँगा बना दूँ, क्योंकि पढ़ना पड़ रहा है और काफ़ी मेहनत लग रही है, आपको पता ही लग रहा होगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।